बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 मार्च है, जुमेरात का दिन है, और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और फिर यमन की जानिब से रिटेलिएशन दिखाई जा रही है, यमन जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, न सिर्फ अमरीकी बहरी अफवाज को निशाना बना रहा है, और जिस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी और यमन की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि उन्होंने उसको हिट किया है, और फिर दूसरी जानिब जो इजराइल है उसको निशाने पर रखा हुआ है। सुबह और शाम किसी वक्त भी वो हमले करना शुरू कर देता है। अभी लेटेस्ट खबरें जो सामने आ रही हैं जिसमें बताया गया कि यमन की जानिब से जो हमले किए गए हैं इसमें उन्होंने सेंट्रल इजराइल को निशाने पर लिया है। वहां पर जो है वो धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और फिर अवाम की बड़ी तादाद जो है वो शेल्टर्स की तरफ भागे ताकि अपने आप को एक सेफ पैसेज दिया जाए, अपने आप को महफूज बनाया जा सके, और फिर अवाम जो थी वो अगर रोड्स के ऊपर है तो वो रोड्स के ऊपर लेट के, जमीनों के ऊपर औंधे मुंह जो है वो लेट कर उन्होंने अपनी जानें बचाई। और ये जो ऑपरेशन किस तरह से किया गया, और फिर ना सिर्फ ये, आप अंदाजा करें कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थॉट जो है उसका इस्तेमाल किया गया इन जहाजों, इन मिसाइलों को रोकने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो इसराइल है वो आयरन डोम के साथ साथ डेविड स्लिंग, फिर जो है वो एरो, और फिर जो है वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि बैरून ममालिक से जो भी आने वाले जो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जिस तरह से यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं या फिर जिस तरह से हिजबुल्लाह हमले करती थी, ताकि इन हमलों को, इन मिसाइलों को इसराइल के अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन उस वक्त वहां पे यूं कह लें कि एक हालात बदले, क्योंकि वो जो डिफेंस सिस्टम है वो भी उस तरह से उनको काउंटर नहीं कर पाया, और कहा यह जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर इसको यूटिलाइज किया गया और मिसाइलों को रोका भी है, इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन कुछ जो है वो भी अंदर आने में जो है वो कामयाब हुए। कैसे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो ईरान है, ईरान के ऊपर जिस तरह से एक जबरदस्त किस्म की यलगार है, अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को रोका जाए और इसके साथ डील की जाए, और ये जो इस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना है उसको क्लोज कर दे। और बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से धमकी तक दी गई थी और कहा गया था कि अगर ईरान जो है यहां पर जो अभी 1 मई से पहले पहले उनके साथ डील नहीं कर लेता तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाए। और फिर ईरान ने सरप्राइज दे दिया। ईरान ने जो है वो लेजर मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसका एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसने पूरी दुनिया के अंदर सख्ता तारी करके रख दिया। अब जनाब वाला ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म को खड़ा किया गया और अब नाए हम्स के ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने तकरीबन 3000 जो बेड़े हैं उनके साथ अपनी फौजें वहां पर उतारी और मुकम्मल तौर पर हर तरफ ताहद निगाह जो है वो बेड़े दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ताकत का मुजाहरा किया जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां से कोई अपनी शिप्स जो है वो गुजार के दिखाए। ये क्या मामला, तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हूसी अब हमारे दर्दनाक हमलों की वजह से अमन चाहते हैं, ये एक स्टेटमेंट जारी की गई। लेकिन उसके साथ साथ जो हूसियों ने जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो ताकत के साथ दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहरे अहमर में मुतअद्दिद अमेरिकी जंगी जहाजों के साथ तल अबीब को बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इसको लेकर यमनी जो हूसी हैं उनके तर्जुमान या सारी की जानिब से इंकशाफ किया गया कि अंसारुल्लाह ने अभी बेन गुरियोन हवाई अड्डे को जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया और फिर तल अबीब के जुनूब में एक IOF साइट को फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। इसने यह भी बताया कि USS हैरी ट्रूमैन को 10वीं बार जो है वो हिट किया गया है, निशाने पर लिया गया है, और तैयारा बरदार बहरी जहाज और इसके जंगी जहाजों को यमनी इलाके पानियों में किसी भी गहराई से आगे बढ़ने से रोका गया है। यमन गजा के लिए गैर मुतसलसल हिमायत जाहिर करता है और न सिर्फ अल्फाज से बल्कि बामानी इक़दामात से। लेकिन ट्रंप के बयान के जवाब में जो यमन में हौसी ग्रुप है उसने ऐलान किया कि बहरे आमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाना और फिर बेन गुरियोन हवाई अड्डों पर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया और तल अबीब में एक फौजी हदफ को भी निशाने पर लिया गया। लेकिन जब यहां पर यमन पर बमबारी के बाद इजराइल के साबिक वजीर दिफा जो है एविगडोर लाइबरमैन, उसकी जानिब से कहा गया कि लाखों इसराइली जो है वो पनागाहों में है और हम वक्तन फवक्तन बमबारी के दौर में वापस आ चुके हैं और इस वक्त हुकूमत जो है वो यहूदियों के दरमियान अंदरूनी तनाज़ात के अंदर मसरूफ है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यमन की जानिब से जो बताया गया, खबर जो रिपोर्ट की गई, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट यमन बॉम्ब्स इजराइल इन ब्रॉड डेलाइट The launch of 2 ballistic missiles from Yemen triggered air raid sirens in Jerusalem, Tel Aviv and Central Israel। मतलब जो इस वक्त यमन की जानिब से
दिन की रोशनी के अंदर दिन दिहाड़े जो है उन्होंने ये हमला किया और इसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागे यमन से, जिसने वहां पर सायरन्स को ट्रिगर किया यरूशलेम के अंदर, तल अबीब के अंदर, सेंट्रल इजराइल के अंदर, और वहां पर हर तरफ सायरन की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही थी। और फिर यादोत अहरोनोत जो इस वक्त यूं कह लें कि इजरायली अखबार है, उसने बताया कि एयर ट्रैफिक हैज बीन हाल्टेड एट बेन गुरियन एयरपोर्ट ईस्ट ऑफ द तल अबीब। जो तल अबीब के मशरिक के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट है, वहां पर एयर ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। यादोत अहरोनोत जो है वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसराइल ने यमनी मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और यमन के रॉकेट हमले ने लाखों लोगों को पनाहगाहों में भेज दिया। और तल अबीब के मशरिक के अंदर जो बेन गुरियन हवाई अड्डे है उस पर परवाजें हैं वो भी रुक चुकी हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, बताया कि एक्सप्लोजन हर्ड in the Beersheba area from following apparent interception of यमनी मिसाइल। मतलब जो बेरशेबा है वहां पर धमाकों की आवाजें हैं वो सुनाई दी गई। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया, बताया कि यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिशें जो है वो भी की गई। लेकिन इसके साथ साथ जो सैयद अल हुसी है उसकी जानिब से बताया गया कि इफ द इजरायली आर्म एनिमी कंप्लीट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस द सराउंडिंग अरब कंट्रीज विल बी नेक्स्ट। जो ये बताया गया कि जो इस वक्त अगर जो इजरायली दुश्मन है वो बाकायदा तौर पर फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो जारी रखता है और वो मुकम्मल कर लेता है, तो फिर अगली बारी अरबों की होगी, क्योंकि अरब कंट्रीज अगले होंगे। इसके साथ साथ मजीद उसने कहा कि द इजरायली एनिमी कैन नॉट डिस्प्लेस द पैलेस्टीनियन पीपल विदाउट अरब कंप्लेसेंसी एंड दिस इज व्हाट मस्ट बी कॉशन्ड अगेंस्ट। और उसने कहा कि अगर अरब कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और अरब कंट्रीज की हिमायत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इसकी कोई एक भी वो इसके मकसद के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि जो यूएस के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उसकी जानिब से बताया गया कि रशिया हैज रिलाइड ऑन चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज ड्रोन्स फ्रॉम ईरान। अब यहां पर जो ईरान का मंजरनामा है वो बदल रहा है। जो नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं यूएस के, उसकी जानिब से कहा गया कि जो रूस है वो बाकायदा तौर पर चाइना के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज और इसके साथ साथ ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री के ऊपर वो रिलाई कर रहा है। अब आगे क्या कहता है, मजीद उसने कहा कि नॉर्थ कोरियाज टाइज विद रशिया हैव स्ट्रेंथन्ड इट्स नेगोशिएटिंग पोजीशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब जो नॉर्थ कोरिया की जो टाइज हैं, उसके ताल्लुकात हैं, उनका एक रिश्ता जो है रशिया के साथ, वो बाकायदा तौर पर मजीद मजबूत कर रहे हैं इनकी पोजीशन को यूनाइटेड स्टेट के हवाले से। लेकिन यहां पर उनको परेशानी ये है कि चाइना इज डेवलपिंग इट्स साइबर कैपेबिलिटीज टू स्टील सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अवर कंट्री। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क से सेंसिटिव डाटा चुराने के लिए जो चाइना है वो इसको अपनी ताकत को मजीद जो है वो इनहेंस कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताया गया कि इस वक्त जिस तरह से यूं कह लें कि अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड का कहना है कि ईरान ने जोरी हथियार बनाने के लिए जरूरी हथियारों के दर्जे की यूरेनियम की तैयारी के लिए 10 से 15 दिन से कम करके एक हफ्ते तक का वक्त जो है वो कर लिया है। और अब ईरान ने समंदर के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और खलीज फारिस में यौमुल कुदस के मौका पर मकरान और बहिरा कैस्पियन के साहिलों पर एक बड़े पैमाने के ऊपर बहरी परेड का इनेकाद किया, जिसमें 3000 जो बेड़े थे उनके साथ उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, जहां पर हद निगाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरानी कश्तियां जो है वो बेड़े जो थे वो दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने बताया कि अगर किसी किस्म का भी होता है तो यहां से फिर आप यहां से गुजरगाह बनाकर दिखाएं, यहां से अपने जहाजों को गुजार कर दिखाएं। और फिर क्योंकि वो अमेरिका इस वक्त ईरान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और ईरान को वो कहता है कि डील करो हमारे साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ईरान डील करने के ऊपर आ नहीं रहा। और उन्होंने यहां तक कि 1 मई तक का वक्त दिया हुआ कि उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर उसको बजोरे बाजू जो है वो ताकत के साथ रोका जाएगा। लेकिन ईरान जो है वो भी अपनी ताकत का इजहार कर रहा है और बाकायदा तौर पर उसने कई बार ताकत का मुजाहरा किया। लेकिन यहां पर अभी 2 दिन पहले की बात है, लेजर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बाकायदा तौर पर जनरल बाकरी की जानिब से बताया गया और उन्होंने बताया कि वो जो प्लाज्मा हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ जो बाकायदा बताया गया है, क्योंकि ईरान क्वालिफाई फॉर 2026 वर्ल्ड कप एमिड पोटेंशियल ट्रम्प ट्रैवल बैन, और ये कहा गया कि ईरान जो है वो 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर, फुटबॉल का वर्ल्ड कप के अंदर वो क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन अगर वो डील नहीं करता है तो ट्रम्प जो है उसके ऊपर ट्रैवल बैन जो है वो लगा देगा।
لیکن ابھی جو مشکلات ہیں وہ ٹرمپ اور اس کی حکومت کے لیے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے وہ ان کے گروپ چیٹ لیک ہوئی، اس کے بعد ان کے خلاف انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب ٹرمپ اور مسک جو ہیں، ایلون مسک، وہ مشکل میں، کیونکہ امریکی قومی قرض اور بجٹ خسارہ بے لگام شرح سے بڑھ چکا ہے، اور اب ایلون مسک کی جانب سے بتایا گیا کہ صرف قرض پر سود ہمارے فوجی بجٹ سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ افراط زر کو تیز کر رہا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں کے دوران ہمارا بجٹ خسارہ پچھلے سال کے مقابلے میں 38.5% بڑھ کر 1.147 جو ہے وہ ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور قومی قرضہ جو ہے وہ 36.6 ٹریلین ڈالر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ لیکن یہاں جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے یہ دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، حالات بدلتے ہیں، سچویشن بدلتی ہے، اور پھر بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اور پھر جس کو لے کر سرگئی لاروف جو وزیر خارجہ ہے رشیا کا، اس نے کہا کہ اب یورپ کے لیے مشکلات اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ وہ یہ فیس نہیں کر پا رہے کہ جو یونی پولر جو سسٹم تھا اب وہ ملٹی پولر ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کا نظام جو ہے، جو ایک ہاتھ میں تھا، اب وہ نکل کر مختلف طاقتوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ ریزیڈنٹس ول لوز دیئر ہومز بیکاز آف حماس اینڈ وی ول انیکس مور ٹیریٹری ٹو دا اسرائیلی ڈیفنس زونز۔ مطلب جو اسرائیل ڈیفنس منسٹر ہے، باقاعدہ طور پر اس نے ایک بیان جاری کیا کہ غزہ کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوز کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف حماس کی وجہ سے ہے، اور ہم باقاعدہ طور پر مزید علاقہ جو ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس زون کے اندر اس کو انیکس کریں گے، ضم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا کہا گیا، پھر کہا گیا کہ اسرائیلی آرمی نے رپورٹ کیا، دا ویسٹ بینک ڈویژن اینڈ دا ایئر فورس کنڈکٹڈ اے سیریز آف ہیلی کاپٹر مینوورز simulating a major escalation in the region۔ انہوں نے کہا کہ جو ویسٹ بینک کے اندر ڈویژن ہے اور پھر ایئر فورس جو وہاں پر ایک اپنے حملوں کی مطلب جو وہاں پر ایک سیریز کو بڑھا رہی ہے، یہ ایک میجر ایسکلیشن، وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کی لڑائی جو ہے اس ریجن کے اندر اس کو ایکسپینڈ کرے گی اور حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن یہاں مزید بھی کہا گیا اور کہا گیا کہ جو اس وقت نیا کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر ایک سفیر اسرائیل کے لیے تعینات کیا گیا، اس کو لے کر اس نے کیا کہا، اس نے کہا وی بلیو دا بائبل اینڈ سو دا یو ایس کنیکشن ود اسرائیل از ناٹ جیو پولیٹیکل، اٹ از آلسو اسپرچول۔ مطلب اس نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بائبل سے ہے، اور جو کنیکشن یو ایس کنیکشن ہے اسرائیل کے ساتھ وہ جیو پولیٹیکل نہیں ہے بلکہ ہمارا اسپرچول تعلق ہے۔ اور مائک ہاکبے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے کنفرم کیا اس اپنے اسرائیل کی ایمبیسڈرشپ کے حوالے سے، اس نے کہا اسرائیل ریفلیکٹس our own heritage and history، مطلب وہ ہمارے جو ورثہ ہے اور پھر جو ہماری تاریخ ہے اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کا وہ عکس دکھاتا ہے۔ تو اس نے جب یہ بیان دیا اس کے بعد امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہو گئے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ a devout Christian who has visited Israel more than 100 times has tied his evangelical faith to support for Israeli control of the West Bank and his support for Israeli settlements۔ مطلب اس نے تو اپنی سپورٹ کا اعلان کیا، لیکن US protesters interrupt Senate hearing for Mike Huckabee۔ مطلب جو مائک ہاکبی ہے اس کے جب وہاں پر اس کو تعینات کرنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی تو اسی وقت جو احتجاجی ہیں وہ بھرپور طریقے سے مظاہرے کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے تھے۔ یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔